नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज ढेरों बड़ी खबरें हमारे सामने हैं, लेकिन हम खबरदार की शुरुआत खबरदार के लेंस से इन खबरों को आंकने के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि पहली जो बड़ी और अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है वो ये कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया जाए। जी हां, 59 चीनी ऐप्स को भारत में अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इन्हें बैन कर दिया गया है। इनमें अलग अलग तरह के ऐप्स हैं, जैसे कि टिकटॉक हो गया या फिर तमाम फैशन के ऐप्स जैसे कि क्लब फैक्ट्री और शीन। भारत सरकार ने चीन के जो ऐप्स बैन किए हैं उन ऐप्स में टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो सहित 59 ऐप्स की छुट्टी कर दी है। सरकार ने इन ऐप्स को बाय बाय कर दिया है। एलएसी पर तनाव के बीच ये बड़ी खबर जो आई है उसके सारे डिटेल्स कुछ ही देर में हम आपको देंगे। एक और अच्छी खबर यह है कि चीन की अकड़ को हवा करने के लिए भारत के कम से कम 4 से 6 राफेल लड़ाकू विमान 27 जुलाई को आ जाएंगे। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में होगी, दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा में। हमारे राफेल में 2 हथियार लगे होंगे, मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल। राफेल की पहली स्क्वाड्रन पाकिस्तान और चीन को दबाव में ले आएगी, क्योंकि अंबाला एयरफोर्स बेस से दोनों ही सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। भारत चीन तनाव पर बड़ी खबर यह है कि कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी है। मीटिंग की जगह होगी चुशूल, जो भारतीय सीमा में है। बातचीत से तनाव और सैन्य तैनाती को कम करने की कोशिश होगी। पिछली 2 मीटिंग्स चीनी सीमा के मोल्डो में हुई थी, उनसे चीन के बर्ताव में कोई खास फर्क नजर नहीं आया था। अब देखना यह है कि चीन सुधरता है या फिर नहीं सुधरता है। अच्छी खबर यह भी है कि गलवान नदी में पानी के बहाव से चीन की सैन्य तैनाती पर असर पड़ा है। चीनी सेना का कैंप 3 हिस्सों में बंट गया है और सैटेलाइट तस्वीर यह बताती है कि नदी का बहाव कम करने के लिए बनाई गई चीन की सड़क बह गई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने गलवान का सत्य पूरे देश और दुनिया को बताया है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में क्या हुआ था और किस तरह चीन के टेंट में रहस्यमयी आग लगने से शुरू हुई थी झड़प, यह सब आपको जनरल वीके सिंह खुद बताएंगे। इसके अलावा आज हम पाकिस्तान के कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले का भी विश्लेषण करेंगे। दुनिया के आतंकवाद एक्सचेंज कहे जाने वाले पाकिस्तान को आज आतंक के जख्म मिले हैं। यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है और इससे पता चलता है कि वो पाकिस्तान जो आतंक की आग से दूसरों को जलाता है, वो आग खुद पाकिस्तान के घर तक जाती है। आश्चर्य की बात यह भी है कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान भारत विरोधी फेक न्यूज फैलाने पर लगा हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान और चीन के गठबंधन की पोल भी खोलेंगे और आज कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इस खबर पर लॉक है, ये लॉक हम थोड़ी देर में 9:30 बजे खोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो ये कि 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये देश हित में लिया हुआ फैसला है। दरअसल ये ऐसे ऐप्स थे जो कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा थे, अखंडता के लिए खतरा थे, भारत की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के लिए हानिकारक थे। इन ऐप्स की वजह से डेटा पर सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। जिन चीनी ऐप्स पर गाज गिरी है उनमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, हेलो, लाइकी जैसे ऐप शामिल हैं। इसके अलावा भी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, न्यूज डॉग, वी चैट, यूसी न्यूज, वीवो पर भी प्रतिबंध लगा है। मी वीडियो कॉल, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, कैम स्कैनर, यू वीडियो ऐप भी प्रतिबंधित सूची में है। कुछ फैशन वेबसाइट ऐप्स जैसे कि शीन और क्लब फैक्ट्री पर भी प्रतिबंध है। 59 ऐप्स को प्रतिबंधित करने को लेकर आईटी मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इससे करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। यह भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और गृह मंत्रालय ने इन ऐप्स को प्रतिबंधित करने के लिए कई सिफारिशें की थी। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सिर्फ भारत की संप्रभुता के ख्याल को रखते हुए, भारत की सुरक्षा के ख्याल को रखते हुए
या थोड़ा सा ख्याल इस बात का भी कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिले, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिले? देखिए, बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत का जो भारत सरकार की द्वारा चलाया गया एक आर्थिक क्षेत्र में ये कह सकते हैं और लोकल के लिए वोकल, उसको प्रोत्साहित तो करेगा। ये 59 जो ऐप बैन की है सरकार ने, साथ ही साथ चाइना को ये कह सकते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध की, ये कह सकते हैं कि उनको ये सूचना दे दी गई है कि भारत जो है वो ग्राउंड पे भी उनसे लड़ाई लड़ रहा है और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र पे भी लगातार चाइना के लिए कदम उठा रहे हैं। आप देखिए कि चाइना के बने कई सामानों का बहिष्कार हो रहा है, साथ ही साथ सरकार के कई टेंडर्स जो चाइनीज कंपनियों को दिए गए थे उनको रिव्यू किया गया है या उनको कैंसिल किया जा रहा है। तो उसके बाद इन एप्स के ऊपर बैन लगाकर सरकार ने यह बता दिया है कि भारत सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। जिस तरीके की गलवान घाटी के अंदर घटना हुई थी उसके बाद भारत सरकार ये चाहती है कि मामला सुलझे तो सही, लेकिन चाइना को साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो अगर देखा जाए तो भारत चाइना के लिए एक ऐसी मार्केट के तौर पे हमेशा चाइना देखता रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, और ये कह सकते हैं रॉ मटेरियल, बहुत चाइना का रॉ मटेरियल जो है वो भारत में आता है। दिक्कत यही है कि वो एक तरह से सिर्फ बाजार के तौर पर देखता रहा और सोचता रहा कि सीमा पर जो भी करेगा उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हिमांशु, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हमारे साथ अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी, इसका सीधा मतलब हम ये समझें कि प्रहार की शुरुआत कम से कम इस हिसाब से हो गई है। देखने में भले ही ये एप्स, लेकिन इनमें से कई ऐसे एप्स हैं जो कि शायद भारतीय बाजार पर ही फल फूल रहे थे। श्वेता जी, देखिए, प्रहार की शुरुआत तो गलवान घाटी से ही हो गई थी, जब हमारे सैनिकों ने चाइनीज आर्मी पर जो प्रहार किया, जिसमें उनके 40 से ऊपर जवान और अफसर मारे गए। लेकिन ये एक मैसेज है चाइना के लिए भी और उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा या नहीं कर सकता है। ये मोदी सरकार है जिसको जो भाषा समझ में आती है उसमें जवाब देना आता है। ये ऐप तो अभी बैन किए गए हैं, इससे पहले कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज फर्म्स को दिए गए थे, सब कॉन्ट्रैक्ट जो चाइनीज फर्म्स को दिए गए थे, उनको रिव्यू किया गया, उनको कैंसिल किया गया। उनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट बिहार में थे जहां पे 2-2 हजार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अगर उसके लिए बाजार है तो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो हिंदुस्तान के लिए उतनी ही सैक्रोसैंट है जितना कि वो अपने लिए उसको समझते हैं। और सीमा के विवादों को आप सैन्य शक्ति से अगर सुलझाना चाहेंगे तो उसका जवाब हमें देना आता है। और जो मार्केट है, जो हिंदुस्तान एक बाजार है, उसकी भी जो ताकत है वो उनको समझनी होगी। ये वो हिंदुस्तान है जो बराबरी की हैसियत रखता है। और लेकिन अमित मालवीय जी, एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, जैसे चीन नहीं चाहता था इस तरह के विदेशी ऐप्स का अतिक्रमण, तो उसने अपने यहाँ वीवो लोगों को दे दिया। आपको लगता है कि हम उस हिसाब से तैयार हैं कि हम चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक, जिसको बहुत सारे लोग जिनको आदत हो चुकी थी उसकी और बहुत बढ़ चढ़ कर लोग उसे सब्सक्राइब कर रहे थे, हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने वैसे ऐप्स लाएं ताकि लोगों को ध्यान ही न रहे कि चाइना की कौन सी ऐप थी जो हम इतने दिन इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों नहीं है हम उस स्थिति में? आज अमेरिकन कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले इंजीनियर हिंदुस्तानी तो हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे फेसबुक हो, वहां के जितने भी टॉप इंजीनियर्स हैं सब हिंदुस्तानी हैं। जूम जो चाइनीज कंपनी है, टिकटॉक जो है, वहां पे भी बहुत सीनियर लेवल पे हिंदुस्तानी काम करते हैं। वो अलग बात है कि वो हिंदुस्तान के बाहर रह के काम करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के लोगों में इतनी कुवत नहीं है कि इस प्रकार की ऐप बना सके। चिंगारी नाम का एक ऐप है जो टिकटॉक की तरह चलता है, उसको 25 लाख लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ऐसी तमाम चीजें हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा श्वेता कि हम इनोवेशन के खिलाफ नहीं है, हम विदेशी व्यापार के खिलाफ नहीं है, हम उन कंपनियों के खिलाफ नहीं है जो किसी और देश की कंपनियां हैं और हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहती हैं। हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बाजार में वही कंपनियां काम करेंगी, वही देश की कंपनियां काम करेंगी जो बॉर्डर पर हमारी जमीन हथियाने का प्रयास नहीं कर रही हो, जो बॉर्डर पर हमारे जवानों के खिलाफ कार्रवाई ना कर रही हो। उस पर कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। और पाकिस्तान और चाइना को ये मैसेज जिस भाषा में उनको समझ में आता है, मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में दे दिया है।
चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे गलवान घाटी का वाकया हो, और अब जिस प्रकार से चाइनीज कंपनीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनके बिजनेसेस को रद्द किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत मजबूत मैसेज है चाइना के लिए। हमने लोगों का जब आक्रोश देखा था तो हमने देखा था कि किस तरीके से इन सारे एप्स, जो चाइनीज एप्स थी, उनकी रेटिंग कम हो गई थी। आपको लगता है कि इस तरह से प्रतिबंध लगाने से चीन पर वाकई असर पड़ेगा, इतना असर कि वो सीमा पर जिस तरह की धोखेबाजी करता है वो बंद करे? देखिए, कितना असर पड़ेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि हिंदुस्तान की जनता ने इस मुहिम को पहले शुरू किया। जैसा आपने बताया कि चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल करना, उनकी रेटिंग डाउन करना, ये लोगों का गुस्सा था जो सामने आया। तो अगर हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी एक साथ खड़ी हो जाए तो चाइना क्या कोई भी देश अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के हेड, हमसे बातचीत कर रहे थे और उम्मीद उन्हें यही कि चाइना पर इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना असर पड़ेगा। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता राहुल श्रीवास्तव के पास, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बैन करना और उसे अमल में लाना समय लगेगा, या हम समझ लें कि अभी बैन कर दिया है और इमीडिएटली इन इफेक्ट है, तो जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या अब नहीं इस्तेमाल कर सकते इस समय से? जी श्वेता, सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो ऐप ब्लॉक हो जाते हैं वो सर्वर्स से ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी जो उनके यूजर्स हैं वो अब उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी, उनमें इनका इस्तेमाल अब आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन ये इशारा जो है, जो आप अमित मालवीय से बात कर रहे थे आप श्वेता, ये है कि भारत सरकार ये जता रही है कि बॉर्डर पे लड़ाई और देश में कमाई दोनों एक साथ नहीं चलेगी। सरकार का इशारा ये साफ है कि कोई बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान के साथ जब बॉर्डर पे तनाव होता है तो हिंदुस्तान की सरकार काफी मसल फ्लेक्सिंग करती है, क्योंकि व्यापार की जो पेचीदगियां पाकिस्तान, भारत और चीन और भारत की अलग है। सरकार की तरफ से जो इशारा ये जा रहा है लगातार कि भारत में रह के चीनी कंपनियां कमाई करें, सरकार कमाई करे और भारत के बॉर्डर को, सॉवरेनिटी को थ्रेटन करें या ठेस पहुंचाए, ये चीजें साथ में नहीं चलेंगी। सरकार कुछ समय पहले इस पे विचार कर रही थी, लेकिन उस समय शायद सरकार के सूत्र कह रहे हैं माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि पब्लिक में अनरेस्ट था, क्योंकि टिकटॉक ऐप वगैरह काफी पॉपुलर है जनसामान्य में, गांव-गांव इनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोविड-19 के चलते जो चाइना की प्रतिष्ठा पे ठेस लगी और उसके बाद चीन का जो अतिक्रमण हुआ बॉर्डर पे, जिस तरह से चीन आगे आया, 20 हमारे सोल्जर्स जो है वीरगति प्राप्त हुए, उसके बाद जो माहौल है देश में चीनी वस्तुओं और चीनी लोगों के खिलाफ, उसको देखते हुए सरकार को लगा है ये मौका अच्छा है, इस समय पे स्ट्राइक किया जाए। आत्मनिर्भर भारत की जो एक गाड़ी सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, सरकार को लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। बहुत शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है भारत एक बड़ा बाजार है, लेकिन कोई इस बाजार का दोहन नहीं कर सकता है। भारत की तरफ से संकेत यही दिया जा रहा है। लेकिन अब एक दूसरी अच्छी खबर की तरफ चलते हैं। राफेल विमानों का इंतजार हम लंबे समय से कर रहे हैं। बहुत सारी इस तरह की खबरें भी आई थी कि क्या कोरोना की वजह से कुछ डिले हो सकता है, लेकिन आपको बता दें अगले ही महीने 27 तारीख तक हमारे पास राफेल के पहले स्क्वाड्रन के जो नए मेहमान हैं वो आने वाले हैं। अब एक महीने से भी कम समय में भारत के अपने राफेल की पहली डिलीवरी हो जाएगी। कई महीनों की अनिश्चितता के बाद आखिरकार राफेल के आने की तारीख 27 जुलाई को कम से कम ऐसे 4 राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना के अंबाला बेस पर लैंड करेंगे। ये होगा भारत की नई वायु शक्ति राफेल फाइटर जेट का नया घर। चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन आने वाले दिनों में राफेल लड़ाकू विमान के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। खासतौर से 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मेटेओर मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस 6 राफेल लड़ाकू विमानों के भारत आने से भारतीय वायुसेना के सामने दुश्मन कहीं नहीं ठहर पाएगा। देखिए, जो राफेल जहाज है उसके बहुत ऑपरेशनल रोल हैं। एयर सुप्रीमेसी है, एयर इंटरडिक्शन है,
क्लोज एयर सपोर्ट करते हैं, एरियल रिकॉग्निशंस करते हैं, मैरीटाइम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तरह तरह के उनके कॉम्बैट रोल्स हैं और हर कॉम्बैट रोल में उन्होंने ऑपरेशंस देखे हैं। 14 हार्ड पॉइंट्स से 9.5 टन्स का एक्सटर्नल लोड लेके जा सकते हैं। देखिए, कंपेयर करिए, जो मिराज 2000 एक अच्छे जहाज़ों में गिना जाता है, उनका 6.3 टन्स का ऑपरेशनल लोड है। इनके पास मीटियोर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल 150 किलोमीटर की रेंज है। इससे पहले आपने भारत के रफाल को पिछले साल अक्टूबर में देखा था, जब इन्हें भारतीय पायलट्स को सौंपा गया था। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 9 महीने बाद ये फाइटर जेट्स अपने घर यानी भारत आ रहे हैं। अंबाला बेस पर कम से कम 4 रफाल आएंगे, लेकिन 2 और रफाल आने की भी संभावना बन सकती है। रफाल लड़ाकू विमान की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में रहेगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा में रहेगी। किसी भी युद्ध की पूरी तस्वीर बदल देने वाले हथियार मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल अभी से अंबाला पहुंचने शुरू हो गए। 2023 तक कुल मिलाकर 36 रफाल की डिलीवरी भारत में हो जाएगी। इसके अलावा ये विमान भविष्य में 114 लड़ाकों के लिए मुकाबला करेगा। छह रफाल विमानों की पहली बैच के आने से इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता में भारी इजाफा होगा। रफाल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में तैनात होंगे। इन विमानों के आने के बाद भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा के अंबाला का एयरबेस सामरिक दृष्टि से काफी अहम है, क्योंकि यहां से दोनों मोर्चों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। रफाल के आने से हमारे दुश्मनों को एक बहुत अहम सिग्नल जाएगा कि भारत अब तैयार है। सबसे अहम बात यह है कि भारत के रफाल अपनी डिलीवरी के साथ ही किसी भी कॉम्बैट मिशन के लिए पूरी तरह तैयार होंगे, यानी ये अपने हथियारों के साथ पूरी ताकत से उड़ान भरेंगे। रफाल से फायर की जाने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से लॉन्च होने वाली एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। ये मिसाइल आसानी से पकड़ में नहीं आती और इसका निशाना अचूक होता है। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे ज्यादा क्षमता वाला हथियार। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है, जो चीन और पाकिस्तान के हथियारों से बहुत आगे है, और हवाई युद्ध में यह हथियार दुश्मन पर अच्छा खासा दबाव डाल सकता है। राफेल मीडियम मल्टी रेंज ट्विन इंजन फाइटर जेट है। मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल्स के लिए कॉम्पेटेबल हैं। ये मिसाइल्स तो वैसे ग्राउंड टू एयर भी फायर कर सकती हैं। राफेल से फायर की गई मिसाइल भी करीब 300 किलोमीटर तक अचूक निशाने पर वार कर सकती है। और जैसा कि सुनने में आया है कि इन सभी राफेल में लो बैंड जैमर्स, रडार वार्निंग रिसीवर्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम और 10 घंटे का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगेगा। यानी कि ये फुल्ली लैडन एयरक्राफ्ट की तरह ये खरीदे गए हैं, यानी कि आते ही कॉम्बैट रोल के लिए तैयार है। राफेल में उड़ान भरना कितना चुनौती भरा होता है, ये समझने के लिए 2011 में इंडिया टुडे के संवाददाता शिव अरूर ने राफेल में उड़ान भरी थी। वो अनुभव आज भी बहुत मायने रखता है। जब मैंने 9 साल पहले रफाल में उड़ान भरी थी, उस समय भारत सरकार ने इन फ्रेंच विमानों का सौदा पक्का नहीं किया था। पूरी दुनिया में रफाल को काफी दमदार जेट फाइटर माना जाता है। रफाल में बैठ आसमान का सैर करना एक सुखद अनुभव था, और अब ये विमान ऐसे समय पर आ रहे हैं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में रफाल के स्वागत का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
इस समय भारत एक सामरिक परिस्थिति में डटकर खड़ा है। ऐसे में रफाल का आना एक शुभ संकेत है। शिव अरोर और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जब ये सारी बातचीत चल रही थी कि राफेल हो सकता है भारत को समय पे न मिले, तो मैंने ये सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था। सुनिए क्या जवाब दिया था उन्होंने। लेकिन राजनाथ जी, क्या राफेल की डिलीवरी में वाकई देरी चल रही है? नहीं, ये डिलीवरी तो एक्चुअली मई के अंत तक हो जानी थी जी। लेकिन अब कोरोना से फ्रांस भी प्रभावित है, बट नेचुरल है कि कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से विलंब हुआ था। और हमारा भी यहाँ पर अंबाला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था उसके लिए, उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं समझता हूँ कि जुलाई के अंत तक राफेल भारत की धरती पर होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है। ये तो सारी वो तैयारियां जो हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन इसके साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बातचीत को भी रोका नहीं गया है। कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत है एक बार फिर कल होगी। अभी तक LAC के चीनी सीमा में मोल्डो में बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बार जो कल बातचीत होगी वो चुशूल में होगी, जो कि भारतीय सीमा में पड़ता है। बहरहाल भारत अपनी तरफ से नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से बातचीत की गाड़ी डिरेल हो, लेकिन चीन की तो थोड़ी सी किस्मत भी खराब चल रही है। जिस तरीके से उसने कोशिश की थी कि अपने कैंपों को स्थापित कर ले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब, अपनी सीमा में ही, लेकिन बेहद करीब जहां पर निर्माण नहीं होता है, वहां पर जरा कुदरती कहर टूटा, किस तरीके से पानी भर आया, ये सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये है ताशी नामग्याल, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य। भारत चीन तनाव पर ताशी नामग्याल की बातें बेहद अहम है, क्योंकि वो लद्दाख के स्थानीय नजरिए से चीन संकट को देश के सामने रख रहे हैं। मैं वहाँ पे 7 तारीख को जून की 7 तारीख को वहाँ विजिट किए थे ऑनरेबल MP के साथ। उसके बाद भी हम दुर्बुक और टंगसे में मिलते रहता हूँ। गांव वालों के लोग वहाँ आते जाते रहता है। तो उस समय ये हमें सुनने को मिला कि गांव वालों में इसलिए डर है कि पहली बार मतलब ये DBO साइड और गलवान साइड में इस तरह से मतलब झड़प हुए थे, तो ये हमारे लिए एक बड़ी चिंतित की बात है। तो साथ ही साथ लोगों में ये भी डर है कि कम्युनिकेशन हमें 1 महीने से पूरा वहाँ पे शटडाउन है, तो लोग में ये परेशानियाँ होता है कि कहीं जंग तो नहीं होना है। इस तरह से मतलब लोगों में बड़ा चिंतित रहता है। मई में जब चीन संकट शुरू हुआ था तो सिर्फ 3 इलाकों में तनातनी थी। ये इलाके हैं गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग। लेकिन अब समूचे पूर्वी लद्दाख में भारत चीन आमने सामने। इसी माहौल में भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच तीसरे दौर की बातचीत मंगलवार को होगी। कोर कमांडर लेवल की ये तीसरी मीटिंग होगी और दूसरी बार एक हफ्ते में दोनों सेनाओं के आला कमांडर आपस में बातचीत करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पिछली मीटिंग जो कि 22 जून को हुई थी, उसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए थे और इस बार उन प्रस्तावों पर ही बातचीत होगी और आगे के लिए कुछ सुझाव सोचे जाएंगे कि कैसे तनाव कम किया जा सके। भारत की ओर से इस बार भी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी पक्ष से बातचीत की अगुवाई करेंगे। लेकिन इस बार बातचीत चीनी नियंत्रण वाले इलाके मोल्डो में नहीं, बल्कि भारत के नियंत्रण वाले चुशूल में होगी। मंगलवार को बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हो सकती है। इससे पहले 22 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चीनी कमांडर लाओ लिन से बात की थी, तब 11 घंटों तक दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने बातें रखते रहे। कोर कमांडरों की 30 जून की बातचीत का एजेंडा LAC पर आ डटी सेनाओं को पीछे करने को लेकर है। बातचीत में मौजूदा विवाद के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। मेरा ख्याल है कि साप्ताहिक बातचीत से ये मौका मिलता है कि हिंदुस्तान अपना पक्ष चीन के सामने डालने में उसको सफलता मिलती है और मौका मिलता है। बस इसके अलावा मुझे लगता है बातचीत का कोई खास महत्व नहीं है। उसका कारण है क्योंकि चीन का नियत कभी भी ठीक नहीं रहा है। चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है। चीन के नियत में खोट है। चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। तो जिस देश पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बातचीत में जो भी समझौता होता है उसका क्या गारंटी है कि ज़मीनी स्तर पे वो कार्यान्वित होगा, सफल होगा। चीन के साथ भारत कोर कमांडरों के स्तर पर बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन अब तक भारत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं।
6 जून को कोर कमांडरों की पहली बातचीत में चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन 15 जून को गलवान की घटना हो गई। 22 जून को कोर कमांडरों की दूसरी बातचीत हुई थी। आज तक ने 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से ही आपको बताया था कि गलवान में चीनी सैनिक 15 जून की घटना के बाद पीछे जरूर गए थे, लेकिन वापस आगे बढ़ गए और उन्होंने निर्माण भी किया। ऐसे में 30 जून की बातचीत से किसी चमत्कार की उम्मीद बेमानी हो सकती है। चीन का अब तक का रवैया बता रहा है कि वो अपने विस्तारवादी नाखूनों से भारत को दबाव में लेना चाहता है। साथ ही साथ ये भी लग रहा है कि चीन ने जो मौजूदा परिस्थिति बनाई है, ये कोई अचानक बनी परिस्थिति नहीं है। इसके पीछे सोची समझी चीनी रणनीति भी हो सकती है। 5-6 साल से धक्का मुक्की शुरू हुई। वो कहते हैं हमको आगे जाना, हमारे लोग उनको रोकते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा, चाहे पेंगोंग त्सो का इलाका हो, चाहे गलवान का इलाका हो, चाहे हॉट स्प्रिंग कोंकाला का इलाका हो, चाहे देमचौक का इलाका हो, ये धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमको अपनी लाइन तक जाना है, ताकि वो वहां पर फोटो खींच सकें। फोटो खींचकर फिर अगली मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि जी हमारा इलाका वहां तक था, देखिए हमारे सैनिक। पूर्वी लद्दाख में चीन की बदनीयती सबके सामने है, तो इस बीच चीन की साजिश पर कुदरत का कहर बरपा है। आज तक को मिली सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि गलवान घाटी में पानी उफनाने से चीनी सेना कई टुकड़ियों में बंटने पर मजबूर हुई है। 25 जून की प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हाल में चीन ने जो सड़कें बनाई वो पानी की वजह से बह गई हैं। वैसे चीन के सामने आए इस संकट के बावजूद गलवान में उसके सैनिकों की तैनाती बरकरार है। दिल्ली से अंकित कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। ये तो चीन की साजिश पर कुदरत का कहर, लेकिन चीन की साजिश पर भारतीय सेना का कहर किस तरीके से टूटा था, ये भी जान लीजिए जरा। क्योंकि गलवान घाटी में क्या हुआ था 15 जून की उस रात, ये अलग अलग तरह की चीजें आपने सुनी है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। उन्होंने आग लगाई, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। गलवान में 15 जून की रात क्या हुआ था, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। पहली बार सरकार के किसी मंत्री ने इस पर खुलकर और विस्तार से कुछ बोला है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने 15 जून की रात गलवान में हुई झड़प को लेकर नया खुलासा किया है। 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए। वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे, और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब तक ये बात सामने आई थी कि भारतीय जवानों ने चीनी टेंट उखाड़ डाले, इसीलिए झड़प शुरू हुई। बहरहाल जैसे ही टेंट में आग लगी, दोनों खेमों में हड़कंप मच गया। आगे क्या हुआ सुनिए। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है।
पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है। दोनों तरफ से भीषण संघर्ष हुआ। लड़ते लड़ते दोनों तरफ के कई सैनिक नीचे श्योक नदी में गिर गए। जमा देने वाले तापमान में बर्फीले पानी में गिरना कई जवानों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं कर। जनरल वीके सिंह के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में साफ साफ तय हुआ था कि चीन की सेना पीछे हटेगी। किस पॉइंट पर कितने सैनिक होंगे, सब कुछ विस्तार से तय हुआ था, लेकिन चीन ने अपनी सहमति का पालन नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं, और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। बातों से मुकरना चीन की पुरानी फितरत है, लेकिन ये पहली बार है जब चीन को करारा जवाब मिला है। उम्मीद है कि चीन इस सबक को याद रखेगा। आज तक ब्यूरो। तो अभी तक जितनी खबरें हमने आपको दिखाई, इसका सार क्या निकल रहा है, क्या है खबर की पूरी पिक्चर, एक बार जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जिस तरह की चीजें हिंदुस्तान की तरफ से की जा रही हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ चल रहा है, उस सब के बीच का संतुलन क्या कहता है मौजूदा परिस्थिति के बारे में। पहली बात तो यह कि राफेल के आने से भारत की हवाई मारक क्षमता बढ़ेगी। राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात होगी। ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोनों पर दबाव, क्योंकि अंबाला से दोनों पर हवाई वार करना आसान है। शायद इसीलिए अंबाला एयरबेस को भारत के सबसे रणनीतिक एयरबेस में गिना जाता है। गलवान घटनाक्रम पर जनरल वीके सिंह ने जो खुलासे किए हैं, उनका एक ही सार है, वो ये कि गलती चीन की थी, भारत ने केवल पलटवार किया था। समझने वाली बात यह भी है कि चीन की ताकत सिर्फ कागज पर दिखाई देती है, लेकिन असली परिस्थितियों में चीन के हथियार हांफने लगते हैं। चीन की एयरफोर्स ने मानव रहित एरियल व्हीकल्स के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन चीन जिन यूएवीज का निर्यात करता है वो बार बार आसमान से गिरकर शर्मिंदा होते रहते हैं। चीन अपने CH-4B कॉम्बैट ड्रोन को कई देशों को निर्यात कर रहा है। इनमें पाकिस्तान, इराक, इजिप्ट, सऊदी अरब और अल्जीरिया शामिल हैं। अल्जीरिया में चीन के यूएवीज गिरने की बहुत घटनाएं हुई हैं। 2013 में चीन का यूएवी अल्जीरिया में गिर गया था। इसके बाद 2014 में भी 200 मीटर से नीचे लैंडिंग के दौरान चीन के कॉम्बैट ड्रोन के कंट्रोल फेल हो गए थे। और अब अल्जीरिया की वायुसेना ने तीसरे क्रैश की सूचना दी है। इससे यह समझ में आता है कि चीन का ध्यान सिर्फ अपना सामान किसी तरीके से बेचने पर होता है, क्वालिटी पर नहीं। और हथियारों के संदर्भ में उसकी यह आदत एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो चीन के हिसाब से आपने समझ लिया, अब जरा पाकिस्तान को भी समझ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आज एक बार फिर एक आतंकी हमला हुआ है। इस बार उनके स्टॉक एक्सचेंज पर कराची में। हालांकि पाकिस्तान ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन ये आतंकी हमला भी पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या हुआ था आपको दिखाते हैं।
जगह स्टॉक एक्सचेंज कराची, वक्त सुबह के करीब 9 बजे। कराची में स्टॉक एक्सचेंज खुला ही था कि एकाएक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कराची में स्टॉक एक्सचेंज के गलियारों में बारूद की गंध घुल गई। अफरा तफरी मच गई क्योंकि 4 नकाबपोश स्टॉक एक्सचेंज पर गोलीबारी कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। समझने में जरा सी भी देर नहीं हुई कि एक भयानक आतंकी हमला था। पूरे प्लान के साथ 4 आतंकियों ने कराची के स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया था। पूरी तस्वीर देखिए, यहाँ से घुसे थे 4 आतंकी। पार्किंग एरिया सहित चारों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। मेन गेट पर पहुंचते ही एक आतंकी ने ग्रेनेड फेंका। इस आतंकी हमले से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया था। पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही हमलावरों के खिलाफ मोर्चा खोला। देखिए, पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों में उस वक्त कैसी भगदड़ सी मच गई थी। हथियारों से लैस 4 आतंकी दहशत मचाने आए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला तो एक आतंकी को गेट पर ही मार गिराया गया। एक साथी के मारे जाने से बाकी के 3 हमलावरों ने ग्रेनेड फेंकना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया। उस वक्त क्या घटा था, कैसे हमलावर घुसे और कैसे उन्होंने हमला किया, सारी कहानी उस सुरक्षा कर्मी से सुनिए जिसने इन हमलावरों का सामना किया। जैसे वो गाड़ी से निकले, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहले सब इंस्पेक्टर को शूट किया, फिर वो सिक्योरिटी वालों के उनको शूट किया, फिर हमारे 2 बंदे थे उनको भी जख्मी किया। जैसे वो गिर गए तो मैं भी बचा था, तो पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया। तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। चुप गए, तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उसको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने गन्ने निकाला, फिर निकालने वाला तो मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। उससे 2 आगे चले एक ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा जो है फायरिंग कर रहा था। तो 2 आतंकी पहले मार गिराए गए थे और बाकी के बचे 2 आतंकियों को स्टॉक एक्सचेंज में घुसने के बाद मार गिराया गया। हालांकि तब तक हमलावरों ने एक पुलिसकर्मी और 4 अन्य लोगों को मार दिया था। इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की जिम्मेदारी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। BLA ने ही बताया कि स्टॉक एक्सचेंज पर उसके संगठन की माजिद ब्रिगेड ने हमला किया है। इस आतंकी हमले से पाकिस्तान कोई सबक सीखे या ना सीखे, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को ऐसे आतंकी हमलों की आदत सी हो गई है। वो खुद आतंकियों को शरण देता है, आतंकियों को पालता पोसता है, दूसरे मुल्कों में आतंकी भेजता है। दूसरे देशों में पाकिस्तान के पालतू आतंकी दहशत मचाते हैं, खून खराबा करते हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को आज नहीं तो कल ये दिन तो देखना ही था। और ये कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं है। आग से लगातार खेलने वाला कभी न कभी लपटों की जद में तो आता ही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकियों को शरण देने के लिए सुबह शाम अपनी बेइज्जती कराता रहता है, लेकिन मजाल है कि वो दुनिया के उन सबसे खूंखार आतंकियों पर जरा सी भी कार्रवाई कर दे जो उसकी जमीन पर ही पल रहे हैं। उसी पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसा ग्लोबल टेररिस्ट रहता है, उसी पाकिस्तान में मसूद अजहर जैसा आतंकी रहता है, उसी पाकिस्तान में आतंकी दूसरे देशों में खौफ फैलाने की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन आतंकियों पर नकेल कसने के बजाय उनके वजीर आजम आतंकियों को शहीद कहते हैं। मुझे कभी नहीं भूलता है वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। अब सोचिए, जिस मुल्क का वजीर आजम ही आतंकियों के हाथ की कठपुतली हो, उसके देश में अगर आतंकी हमला हो रहा है तो इसमें अचंभा कैसा। ये अलग बात है कि इमरान खान की बखिया पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ही उधेड़ रहे हैं। वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। ये आदमी जो आप, जिनको हम वजीर आजम कहते हैं,
वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशत गर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई। ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर उसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। पाकिस्तानी सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करें या ना करें, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से आतंकियों की नर्सरी पाकिस्तान के हुक्मरान और दुनिया की सबसे बदनाम आर्मी की सरपरस्ती में पनप रही है, तो ये तो होना ही था। बेहतर यही होगा कि इमरान खान को अब भी होश आए और आतंकियों की मेहमान नवाजी करने के बजाय वो उनका खात्मा करें। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस समय हमारे सामने आ रही है, वो ये कि अनलॉक टू जिसका इंतजार सब कर रहे थे, उसका जो दौर है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और उसको लेकर केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। 1 जुलाई से अनलॉक 2 की तैयारी है। 1 जुलाई से देश में अनलॉक 2 लागू हो जाएगा। हवाई सेवा और रेलवे में छूट की तैयारी है। ये जानकारी हमारे सामने आ रही है कि हवाई सेवा जो अभी बहुत कम सेक्टर्स में और बहुत अलग तरीके से हवाई सेवा का इस्तेमाल आप कर सकते थे, और साथ में रेलवे को लेकर जिसके टिकट्स को 12 अगस्त तक के लिए कहा गया था कि उन्हें रद्द समझा जाए, उसमें कुछ छूट की तैयारी है। साथ ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, ये बताया जा रहा है। तो ये जानकारी हमारे सामने अभी आ रही है कि अनलॉक 2 में कुछ रियायतों की अपेक्षा आप कर सकते हैं। और हमारे साथ इस समय मेरे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, और ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अनलॉक करते हुए थोड़े से और ताले खुल रहे हैं। हवाई सेवा और कमलजीत संधू, माफ कीजिएगा, कमलजीत संधू हमारे साथ इस समय है। कमलजीत, हम समझे कि थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए अब और पॉसिबल हो जाएगा कि वो ट्रैवल कर सकें। रेलवे और हवाई सफर की छूट का किस तरीके से समझे हमें? सबसे पहले मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि स्कूल और कॉलेज हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो 31 जुलाई 2020 तक यानी पूरे महीने जुलाई के वो बंद रहेंगे। काफी हद तक जहां तक बात आ रही है नाइट कर्फ्यू की, पहले 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे था, वो बढ़ा के 10 बजे से 5 बजे नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है, केंद्र ने ये भी कहा है कि काफी हद तक जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, पैसेंजर ट्रेन हैं, वो छोड़ दी गई थी और कैलिब्रेटेड तरीके से यानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दूसरी जगह पे भी ये फ्लाइट्स वगैरह हो जाएंगे। जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है, जहाँ की बात आ रही थी वंदे भारत मिशन के तहत, वहाँ पे भी हो रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रतिबंध है वो मेट्रो रेल पे है, सिनेमा हॉल्स पे है, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, जो लार्ज कॉन्ग्रेगेशन होते हैं यानी ज्यादातर लोग जहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, वो सब इस वक्त प्रतिबंध रहेगा। यानी एक तरह जो लॉकडाउन है वो जी, बड़ी खबर इस वक्त की कमलजीत दे रही है वो ये कि अनलॉक 2 के जो गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं और उसके हिसाब से जो चीजें अभी कमलजीत ने बताई हैं वो सारी चीजें बंद रहेंगी। लेकिन यानी कि अभी तक जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि क्या सिनेमा हॉल्स, जिम्स ये सब खुलेंगे, ये नहीं अभी हो रहा है। न ही स्कूल खुल रहे हैं, शैक्षिक संस्थान भी नहीं खुल रहे हैं। कुछ रियायतें वो ये है कि रात 10 बजे से कर्फ्यू आज शुरू होगा, सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।